केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस पर मैं चाहूंगी केवल ढींगरा खुद बोले। केवल ढींगरा जी, 5 सीटें आप लोगों ने लोकसभा में तो जीत ली, लेकिन विधानसभा में जो गुटबाजी का जिक्र हमारे तमाम सहयोगियों ने करा, साथ ही विपिन भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अंदर खाने जो आपकी गुटबाजी है आप उससे पार पा पाएंगे, और तैयारी क्या है आपकी चुनावों को लेकर? केवल जी का लगता है केवल कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। अनम्यूट करिए। आ रही है मेरी आवाज? जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो भाजपा के अंदर गुटबाजी है इस समय वो चरम सीमा पर है। आप ये देखिए, अनिल विज 6 बार के एमएलए वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं 6 बार का एमएलए, अब मुझे अपनी औकात पता लग गई। तो जब ऐसे बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ जो नेता बन रहे थे उनको अपनी औकात बीजेपी दिखा रही है, तो आप कांग्रेस के ऊपर आवाज कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो प्रदर्शन लोकसभा के अंदर किया, 47.62% सर्वाधिक जो परसेंटेज है वो कांग्रेस का आया इस लोकसभा के चुनाव में। और आपको ये बताऊं, ये कितना बड़ा है, 20% से सीधा 48%, 28% जो है वोट प्रतिशत जो बड़ा है कांग्रेस का। और उसके बीच में 46 सीटें जीत करके आई हैं। वो सीधा परिणाम बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। और एक दूसरी बात बताऊं, ये गुटबाजी की आवाजें जो है ये एक तरह से लगातार, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बड़ा समुद्र है, बड़ी पार्टी है, उसके अंदर लोगों की आवाजें जो है इसी तरह से रहती हैं और कांग्रेस इस बात में ज्यादा रिएक्शन नहीं देती। हालांकि बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी गुटबाजी है, चाहे वो अरविंद शर्मा हो, चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे अपना अनिल विज हो, ये सभी अलग अलग गुट है। और आप वीरेंद्र सिंह की बात कर रहे थे, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में क्यों आए? उन्होंने आते ही बताया कि बीजेपी में कितनी गुटबाजी है, उसके ऊपर कोई खबर नहीं, कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। आपको बताना चाहता हूं, नहीं, लेकिन केवल साहब आपने केवल बीजेपी की तो बात की, आपने बीजेपी की गुटबाजी की बात की, लेकिन जब चौधरी वीरेंद्र आपके पास आ गए तो वो आप ही के पार्टी के नेताओं के कपड़े फाड़ने लगे, वो आप ही के पार्टी के नेताओं की, आपकी पार्टी की गुटबाजी को उभारने लगे, और वो उस गुट में जाकर खड़े हो गए जो कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ है। तो संकेत साफ निकल कर आ गया। नहीं, सत्ता से इतने साल तक आप दूर हैं, बावजूद आप एक मंच पर, एक जाजम पर बैठ नहीं रहे हैं। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, बीजेपी की यही खूबसूरती है कि बीजेपी में भले ही नाराजगी के, असहजता के स्वर दिखाई दे हैं, लेकिन जब वो चुनाव लड़ने जाती है तो उसके सेनापति कहते हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता चुनाव जीतने, और सारे सैनिक पूरी ताकत के साथ लड़ जाते हैं। और अगर ये कहा जाए कि बीजेपी में चुनाव हो या ना हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता वो पूरे साल ऐसे काम करते हैं, चाहे वो जनता से संवाद की बात हो, डोर टू डोर कैंपेन की बात हो, सतत जुड़े रहते हैं। वो कोई ना कोई उनके रचनात्मक कार्य, उनके तमाम ऐसे कार्य होते हैं, उससे वो लगातार जुड़े रहते हैं, और इसका फायदा उनको चुनाव में मिलता है। कांग्रेस में ठीक उलट है। कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाए तो भी वो फील गुड फैक्टर में चली जाती है, और अगर वो सत्ता से चली जाए तो फिर कई सालों तक, महीनों तक उनके नेता दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज जी, 2 बातें इसमें प्रमुख है। इसमें यह है कि मनोहर लाल जी के बनने से, क्योंकि जैसा आपने कहा संगठन के आदमी, और उनकी छवि पर आज तक उनके खिलाफ, उनके मंत्रियों पर कोई आरोप लगे हों, अधिकारियों पर लगे हों, वो अपनी जगह है। लेकिन मेरी समझ के हिसाब से, और कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं दिखाता जिसमें ये कहा जाए कि उन पर कोई आरोप लगा। तो जो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहां पर सिर्फ लूटे जाने की ही आरोप लगते थे, वहां पर भ्रष्टाचार से हट करके एक मुख्यमंत्री 9 साल से ज्यादा रहे, उनको केंद्र में जिम्मेदारी मिल गई, उसका बीजेपी को लाभ है। मैं तो ये मानता हूं, जैसा हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हाँ, अनिल विज को अपनी नाराजगी हो सकती है, और अरविंद शर्मा को नाराजगी हो सकती है, और कई नेता ऐसे हैं जिनकी अलग अलग बीजेपी में मतभिन्नता होगी। लेकिन क्या है, जनता के बीच में एक प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो कश्मीर की बात हो या दूसरे राज्य, उनके ऊपर जब निर्भर करते हैं, और स्टेट में यदि क्लीन इमेज वाला एक मुख्यमंत्री रहा है, उसका एक लाभ जो क्या ले सकती है, ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस की चुनौती नहीं है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी इस पराकाष्ठा पर मैं भी 50 साल से देख रहा हूँ। पहले थी, बंसीलाल जी की तो बेटी है किरण चौधरी, बंसीलाल जी के अपने परिवार से जुड़ी हुई रही हैं, और बंसीलाल ने ही तो कांग्रेस को बनाया। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का साथ तब कोई नहीं दे रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके खिलाफ सुरजेवाला जितनी सुरंग लगाते हैं उतना तो आतंकवादी नहीं लगाते। कांग्रेस में जो बदतर स्थिति है,
सुरजेवाला ने राजस्थान में बर्बाद किया, छत्तीसगढ़ बर्बाद किया, अब हरियाणा बाकी बचा है, वो उनको भी, जबकि जितना वो राहुल गांधी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, राजस्थान में कितना ज्यादा नुकसान किया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की इमेज कई गुना बेहतर थी, लेकिन सुरजेवाला ने वहां भी भ्रष्टाचार का इतना भंडाफोड़ किया। वेणुगोपाल वसूली करने का काम करते रहे, जो आरोप उनके कांग्रेस ही लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ। पूछिए गौरव वल्लभ शर्मा से, पूछिए और लोगों से, जिस तरह के आरोप उनसे निकल करके आए, लोग वही बता रहे हैं जो कांग्रेस के घर थे। वीरेंद्र सिंह तो इसलिए गए कि हुड्डा के खिलाफ अभी कांग्रेस को जरूरत थी, और वो भी सबसे पहले हुड्डा के खिलाफ रहे हैं, इसलिए वीरेंद्र सिंह चले गए। उनको कांग्रेस ने ले लिया कि आइए अब और नुकसान करिए। ठीक है, मैं चाहूंगी केवल ढींगरा जी इस पर जवाब दें। केवल ढींगरा जी, जिन बातों का जिक्र आलोक सर कर रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन। और दूसरा, देखिए अभी हमने लोकसभा चुनाव में देखा आप लोगों का, आपका और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन था, पंजाब में गठबंधन नहीं था, लेकिन हरियाणा को लेकर आप लोगों का क्या रुख है? देखिए, जनता ने जवाब देना है, वोट जनता ने देनी है, नेताओं ने तो वोट देनी नहीं, नेताओं को तो वोट मिलनी है। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे जितना मर्जी कांग्रेस के खिलाफ बोले, चाहे चैनल बोले, चाहे लोग बोले, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, आज भ्रष्टाचार की जननी है बीजेपी। आप देखिए, किसान सड़कों पर बैठा है, कर्मचारी सड़कों पर बैठा है, आज जो है छोटे छोटे दुकानदार जो है वो सड़कों पर बैठे हैं। इतनी निर्मम पिटाई जो है खट्टर साहब ने अपने राज के अंदर जो की है, आज उनको वोट उन्हीं लोगों से लेनी है। कौन देगा इनको वोट? इनको आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये जा रहे हैं, इनकी 10 सीटों से ऊपर नहीं आएंगे और 2.5 का आंकड़ा ये पार नहीं कर पाएंगे। आप रेस्ट ऑफ सीटें लगा लीजिए, दो ही पार्टियां हैं। आपका गठबंधन होगा आम आदमी पार्टी से या नहीं? बीजेपी आपका गठबंधन होगा? कुछ भी नहीं, 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। ठीक और है। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, 10 से ऊपर बीजेपी जा नहीं पाएगी। मैं आपको दावे के साथ कहता ठीक हूँ, है, मैं- ये जितने लोग चैनल पर बैठे हैं ना, इनको बुलाइएगा डिबेट में, और मेरा चैलेंज है। नहीं, वो ठीक है, तो आप हम भी बुला ही आइएगा, लेंगे, आप आपको भी भी आइएगा। बुलाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी, ये साफ है ना कि आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। इतनी ज्यादा आक्रोशित आम है आदमी इससे। पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस का इस विधानसभा चुनाव में, ये बिल्कुल साफ है नहीं ना। कोई गठबंधन नहीं है, बहुत बड़ा हमारा सवाल। कोई गठबंधन नहीं है किसी भी पार्टी से हरियाणा के अंदर। ठीक है, चलिए अब मैं विपिन से चाहूंगी। विपिन, जिस तरह से एक तो गठबंधन को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं कि किसी से गठबंधन कांग्रेस का नहीं होने वाला, लेकिन दूसरा मैं चाहूंगी विपिन, आप जरा ये बताइए कि मुद्दे कौन कौन से अहम रहने वाले हैं इस बार, क्योंकि वो जिक्र कर रहे हैं, देखिए कैसे किसान जो है वो धरने पर बैठे हैं, नाराजगी है, और साथ ही अग्निवीर योजना जो कि बहुत महत्वपूर्ण, और कहीं ना कहीं बीजेपी उतना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई हरियाणा में, तो क्या इसका फायदा या नुकसान होता हुआ कांग्रेस या बीजेपी को नजर आएगा? देखिए, हरियाणा के प्रमुख मुद्दों की बात करें तो बिल्कुल वाजिब बात आपने कही कि सबसे पहले अग्निवीर को लेकर आखिर के दिनों में, ये जो 76 दिन कोड ऑफ कंडक्ट के बाद नायब सिंह सैनी को मिले, उन्होंने एक फैसला जरूर किया, एक हॉरिजॉन्टल 10% आरक्षण जो है वो अग्निवीरों के लिए दिया तो है, लेकिन उस मुद्दे को आप कितना जमीनी स्तर पर पहुंचा पाए और कितना उसको लेकर प्रचार जो है वो युवाओं के बीच में या अग्निवीर जो की सेवाएं दे रहे हैं उनके परिवार या उनके बीच में पहुंचा सके। दूसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। ढींगरा साहब जुड़े हुए हैं, लगातार कांग्रेस इस मुद्दे पर जो है वो सत्ता पक्ष को घेरती नजर आई है पिछले 4.5 साल में। अब ऐसे में आखिरी के दिनों में लगातार ये कहा जा रहा था कि जो 50,000 नौकरियां युवाओं के लिए सुनिश्चित की गई हैं उन्हें जल्द पूरा करना जो है काम किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की घोषणा के बाद वो तमाम भर्तियां जो है वो लटकती नजर आ रही हैं। कुछ भर्तियां जिनकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है उन भर्तियों को तो किया जाएगा, लेकिन जो एक बड़ा नंबर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक टारगेट के तौर पर ले रही थी वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो संभवतः नहीं हो पाएगा। रमन मलिक बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हम उन्हीं के पास चलते हैं। रमन साहब, बहुत सारी चीजें हैं आपकी पार्टी में, सरकार में गुटबाजी भी है, असहजता भी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी जिक्र कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो वादे, जो चीजें जो संकल्प पत्र में आपने पहले की वो पूरी नहीं हो पाए। अग्निवीर का जिक्र किया ही जा रहा है, किसान आंदोलन का जिक्र किया ही जा रहा है। बहुत मुश्किल है डगर पनगढ़ की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हरियाणा का चुनाव अनाउंस हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि हरियाणा का चुनाव जिस तरीके से आज अनाउंस हुआ है, एक चीज को ध्यान रखना चाहिए कि हरियाणा चुनाव में हमने तो नौकरियां बिना पर्ची और खर्ची के दी। अब जनता की बारी है कि जनता को नौकरी, जो नेता हैं उनको नौकरी जो देती है जनता 5 साल के लिए, वो नौकरी भी बिना पर्ची और खर्ची के दे। क्योंकि अगर आप बिना पर्ची खर्ची के नेता नहीं लाओगे
और पर्ची खर्ची वाले नेता लेकर आओगे तो वो खर्ची जो लगाएंगे वो आपसे ही वसूलेंगे। तो सबसे पहला तो विषय वो, तो इसमें आपको इतना जरूर करना है कि आप जो भी व्यक्ति आपसे वोट मांगने आए, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी का भी, आप उससे उसका इंटरव्यू जरूर लें कि वो उसकी 5 साल की, 10 साल की, 30 साल की क्या विजन है। अगर वो विजन आपको समझ में आती है और आपको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति से करप्शन की उम्मीद नहीं है और इसकी उम्मीद है कि उसको पता है कि वो क्या काम करने आया है या आई जी। है, तो फिर जरूर वोट दें। चलिए, अच्छा अथवा संकेत आपने ना कहा है कि कम से कम अगर नेता आपके पास वोट मांगने आता है तो जरूर उससे पूछे कि आपने क्या किया है, कहीं उसका कोई ताल्लुक भ्रष्टाचार से तो नहीं, यानी कि अच्छे लोगों को, साफ छवि लोगों को आप चुनाव जिताएं। लेकिन बड़ा संकेत, जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा में अन्य चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां अब उस समर में कूद चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया न्यूज़ पर